एमएमसी फेज 1, सीसीपीज, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं आपको पहले बता दूँ, जो भी मैं इसके बाद बताऊँगा दैट इज़ इन द 99%, ठीक है। तो ये है आपके 1%, याद रखना। जब भी मैं 1% का नाम बोलूँगा, एंटायर 100 डेज़ में, आज आपका डे 2 है, ठीक है। तो 1% अगर मैं बोलता हूँ तो आपको ये चीज़ें रिमेंबर करनी है, ठीक है, दिमाग में हमेशा ये रहनी चाहिए। सो सीसीपीज़ का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ओके, तो सबसे पहले इसमें मैं आपको कुछ नया बताना चाहूँगा, दैट इज़ कि एक कैंडल की जो बॉडी है या जो शेप है वो किस तरीके से क्रिएट होती है। ये हर एसेट के प्राइस के हिसाब से होता है, ठीक है? जिसमें जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, जिसमें जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी, उसमें उतने ज़्यादा अच्छे स्ट्रक्चर बनते हैं, अच्छे कैंडल्स बनते हैं। सो जैसे मैं एग्ज़ाम्पल आपको बताऊँ, सबसे पहले हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे 1 सीपी मॉड्यूल के बारे में, कि किस तरीके से पहले एक कैंडल बनती है। तो अगर आपने ये सीख लिया कि एक कैंडल कैसे बनती है, आप ये समझ जाओगे कि सारी कैंडल कैसे बनती है। तो यहाँ पर हम थोड़ा-सा इसमें डीप रिसर्च में चलते हैं। ओके? जस्ट लिटिल डीप रिसर्च। लाइक जैसे मान लीजिए हम लोग बिटकॉइन की बात करते हैं, बीटीसी, ठीक है? तो ये जो बिटकॉइन है, इसका जो प्राइस है, वो अभी कितना चल रहा है? मान लो 75, ठीक है? मान लो इसका प्राइस चल रहा है 75। तो जैसे ही 75 अभी टाइम कितना चल रहा है? दिस इज़ द प्राइस। अभी टाइम मान लीजिए अभी चल रहा है 9:10। दिस इज़ द टाइम, ओके? और अभी मैं आपसे बोलूँ कि अभी जो इसके अंदर करंट वॉल्यूम है, यानी कि कितने लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि अभी करंट में मान लीजिए यहाँ पर टोटल 10 बीटीसी बाय या सेल हुए। जस्ट मैं 10 यहाँ पर बाय या सेल की बात कर रहा हूँ। तो दिस इज़ कॉल्ड वॉल्यूम। अभी बताऊँगा इसका मतलब क्या होगा। इस दुनिया में 3 तरीके से एनालिसिस की जाती है। ये तीनों मैंने लिख दिया आपके साथ, ठीक है? इसको हम बोलते हैं प्राइस एक्शन या प्राइस एनालिसिस। टाइम इसको बोलते हैं हम लोग रेंज एनालिसिस। ध्यान से सुनना मैं जो क्या कह रहा हूँ। दिस इज़ कॉल्ड रेंज एनालिसिस। और ये जो है, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। हर किसी का अपना एक अलग तरीका है मार्केट को सॉल्व करने का। मैं बेसिकली इन फर्स्ट 2 को यूज़ करता हूँ, इसको नहीं करता हूँ। ये जो लास्ट है, ये आता है आपका प्रोफाइलिंग के अंदर। यू नो व्हाट इज़ प्रोफाइलिंग? प्रोफाइलिंग्स होती हैं जिसके अंदर आप वॉल्यूम को सेपरेट करते हो टाइम के बेसिस पे। मतलब जैसे अगर प्राइस अभी जैसे मान लो इतना है, जैसे ही प्राइस बढ़ता है तो वो वॉल्यूम के साथ बढ़ता है। प्राइस तभी बढ़ेगा जब वॉल्यूम बढ़ेगा। प्राइस तभी बढ़ेगा जब वॉल्यूम बढ़ेगा। एकदम से जैसे वॉल्यूम बढ़ गया तो प्राइस भी एकदम से बढ़ता है। तो ये इनके बीच में नंबर्स होते हैं कि कितने यूनिट्स में पर्टिकुलर एसेट या बीटीसी यहाँ बोल लो, बीटीसी जो है वो खरीदा गया है। इस तरीके से उसका प्राइस बढ़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 यूनिट खरीदी है, यहाँ 2 यूनिट खरीदी है, यहाँ 6 यूनिट खरीदी है। तो इस तरीके दिखता है कि अब यहाँ दिखता है फिर से यहाँ 2 यूनिट खरीदी है, मान लीजिए।
अब फिर अगली बार क्या होता है, 4 यूनिट बेच दिए, माइनस कर दिए। तो इस तरीके से ये वॉल्यूम प्रोफाइलिंग होती है, ठीक है। ये बहुत मुश्किल है, बट आज के ज़माने में इनको हम लोग फुटप्रिंट्स के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं। फुटप्रिंट्स, जैसे हम चलते हैं किसी भी जगह पर और अगर हमारे पैर गीले हो जाए और हम किसी ड्राई जगह पर चलते हैं, तो वहाँ पर हमारे फुटप्रिंट्स रह जाते हैं। सेम चीज़ कैंडल करती है, जहाँ भी चलती है तो वो कई तरीके से अपने अवशेष छोड़ती है। वो प्राइस भी हो सकता है, वो टाइम भी हो सकता है, वो वॉल्यूम भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम फुटप्रिंट्स की बात करें। यहाँ पर हम लोग टाइम फुटप्रिंट्स भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ प्राइस फुटप्रिंट्स भी बोल सकते हैं। और जब हम इन पुराने फुटप्रिंट्स को मैच करते हैं, देन वी क्रिएट ए स्ट्रक्चर, देन वी क्रिएट्स ए स्ट्रक्चर, और उन्हीं स्ट्रक्चर को हम लोग पैटर्न्स में फाइंड आउट करते हैं। और जब ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है, तो यहाँ पर इन दोनों को मिक्स करके हम लोग बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। और जब इन दोनों का इस्तेमाल ना करके जस्ट उसके साइज के बेसिस पे चीज़ की जाए, तो हम उसे बोलते हैं वॉल्यूम एनालिसिस। समझ आया? गॉट इट? सबसे पहले ये समझो कि कितने तरीके के एनालिसिस होते हैं। एमएमसी फेज 22 तक मैंने सिर्फ ये 2 ही बताए हैं, 24 तक। इसके आगे का जो एरिया है ना, वो वॉल्यूम फुटप्रिंट्स के अंदर आता है। वो बहुत मुश्किल है, तो इसलिए मैंने उसको मैं भी कम यूज़ करता हूँ, ठीक है? गॉट इट? सो यहाँ पर जो टेक्निकल एनालिसिस है वो बहुत ईज़ी होता है, क्योंकि अगर हम उसको फाइंड आउट करें इन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं वन ऑफ द बेस्ट वे, जो मुझे लगता है टेक्निकल एनालिसिस को करने का वन ऑफ द बेस्ट वे, रिपीटिशन। स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सकती है, एक बार देख लेना, बट मेरा यहाँ पर सुनना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? गॉट इट? देखो, जो मैं बता रहा हूँ ना, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये लिख के ले लो मेरे से। पूरा यूट्यूब छान लो, पूरा गूगल छान लो, एआई से भी पूछ लो। इस तरीके से नहीं मिलेगा आपको, ये सिस्टमैटिक तरीका नहीं मिलेगा कहीं भी, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा-सा अगर आप फ़ोकस करोगे, देन यू विल फाइंड एवरीथिंग हियर। समय आपके पास नहीं है, मेरे पास बहुत है, पहले मैं ये बता दूँ। तो जो सीरियस नहीं ले रहा है, इट्स ओके। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, समय आपके पास नहीं है, मेरे पास बहुत समय है। सॉरी, मतलब मैं आराम से पढ़ा के उठूँगा, अच्छा खाना खाऊँगा, अच्छी नींद लूँगा, दैट्स इट। वैसे भी मैं खा चुका हूँ, मैं सीधे चॉकलेट खाऊँगा। तो रिपिटेशन, और इसी के बेसिस पे सारी की सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। हम एक कैंडल के कई तरीके के उसके भाव पढ़ सकते हैं इनके बेसिस पे। ये हर चीज़ आपको कैंडल के अंदर नज़र आ जाएगी। आपको इन सब चीज़ों के लिए किसी भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैंडल्स आर द इंडिकेटर, ठीक है? कैंडल्स आर द इंडिकेटर। पहली मैं बता रहा हूँ, अगर आपको प्राइस एक्शन पता करना है, प्राइस कैसे एक्ट कर रहा है, सो यू नीड कैंडल मूवमेंट। अगर आपको टाइम पता करना है, सो यू नीड कैंडल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अगर आपको वॉल्यूम पता करना है, यू नीड कैंडल बॉडी। एवरीथिंग इज इन द कैंडल। तो इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की कोई इंडिकेटर यूज करने की जरूरत नहीं। गॉट इट? तो यहां पर रिपीटेशन के बेसिस पर सारी चीजें की जाती है। नाउ
इन द सीसीपीज कैंडल्स किस तरीके से बनती है? जैसे ही आपका टाइम आता है किसी भी टाइम फ्रेम के कैंडल की क्लोज होने का, लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ कि मैं अभी 5 मिनट की कैंडल का यूज़ कर रहा हूँ। सो व्हाट वी थिंक कि 5 मिनट की कैंडल जैसे ओपन होती है, तो एक टाइमर शुरू हो जाता है, ठीक है? जैसे ही क्लोज होती है, उसका एक टाइमर शुरू हो जाता है। अब वो टाइमर बढ़ता रहता है, अब उसके पास 5 मिनट का टाइम है। 5 मिनट तक उसे जो भी मूवमेंट करनी है, वो हमें कैंडल्स के अंदर दिख जाएगी एंड उसके बाद हम लोग ध्यान से सुना मैंने, जैसे ही 5 मिनट के बाद अगली कैंडल ओपन होगी, तो उसके 5 मिनट होंगे। तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज होती है, हमारे पास 5 मिनट का टाइम है इसको ऑब्जर्व करने का। इसके बीच में जो ये एक पाथ है, जो ये टाइम है 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 30 सेकंड, 10 सेकंड, इसके बीच में रिएक्ट करने वाला एक इम्पेशेंट ट्रेडर माना जाता है। ये 5 मिनट हो, 1 घंटा हो, 4 घंटे हो, 1 डे हो, 30 मिनट हो, 15 मिनट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। इन दोनों के बीच का जो समय है, उसमें जो भी रिएक्ट करता है, द पर्सन इज़ कॉल्ड द इम्पेशंस। तो पेशेंस बस इन दोनों के बीच में आना है। हमेशा क्लोजिंग के बाद रिएक्ट करना होता है और क्लोजिंग तक ऑब्जर्व करना होता है। इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि ऑलवेज यूज द लार्जर टाइम फ्रेम, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन टाइम बहुत हो जाता है। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा, उतना ऑब्जर्व करने के लिए कम समय मिलेगा, ठीक है? जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, उतना ऑब्जर्व करने के लिए ज़्यादा समय मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर स्टार्टिंग है, तो अगर जितना बड़ा टाइम फ्रेम रखोगे, उतना ज़्यादा आप ईज़िली ऑब्जर्व कर पाओगे, आपको चीज़ें डिटेलिंग दिखाई देगी, ठीक है? दूसरों के चक्कर में मत पड़ो कि कोई 1 मिनट कर रहा है, मैं 1 मिनट पे इसलिए क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मेरे पास 1.5 घंटे का टाइम है, उसमें से मैं आधा घंटा एनालिसिस करता हूँ, 1 घंटा मेरे पे 60 मिनट है। तो मैं 1 घंटे में 60 कैंडल 1 मिनट की समझा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं 15 मिनट यूज़ करूँ, तो 4 कैंडल ही बता पाऊँगा, ठीक है? तो ये मत सोचो कि मैं 1 मिनट यूज़ कर रहा हूँ, वो इट्स जस्ट माय स्टेज, ठीक है? तो मुझे कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा परफ़ॉर्म करना है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा आप इन दोनों चीज़ों पे फ़ोकस करोगे इनके बीच में, तो यू विल सी कि यार बस एक कैंडल क्लोज़ हुई, देन अब मैं देखता हूँ आगे मुझे क्या करना है। तो जैसे ही यहाँ पर 5 मिनट के बाद जैसे अगली कैंडल बनती है, तो हो सकता है वो ऊपर जाए। ऊपर जाती है तो वी हैव ए पॉज़िटिव वॉल्यूम। ध्यान से सुनो, ऊपर जाती है तो वी हैव ए पॉज़िटिव वॉल्यूम, और अगर वो नीचे जाती है सो वी हैव ए ड्रेन्ड वॉल्यूम या ड्रेनिंग वॉल्यूम, ठीक है? तो लेट्स से अगर मार्केट ऊपर जा रही है, तो इसका साइज़ बढ़ता रहेगा। इसका साइज़ हमारा बढ़ता रहेगा। मान लीजिए वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ऐसे बढ़ती जा रही है, इस तरीके से। तो उसका साइज़ बढ़ता रहेगा। और ये जो एरिया है, ठीक है? ये जो एरिया बढ़ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं होल्डिंग वॉल्यूम। दिस इज़ कॉल्ड, ध्यान से सुनना मैं कुछ चीज़ें बताऊँ। दिस इज़ कॉल्ड होल्डिंग वॉल्यूम। ये कैंडल की बॉडी का पार्ट होता है। इसको हम लोग होल्डिंग वॉल्यूम कहते हैं। अभी ये चल रही है, तो मैं इसको होल्डिंग वॉल्यूम बोलूँगा। जैसे ही ये टाइम बढ़ता रहता है, तो हो सकता है मार्केट एकदम से नीचे हो जाए, मतलब कैंडल एकदम से नीचे हो रही है। तो जैसे ही कैंडल यहाँ से नीचे हो रही है, तो इसका जो होल्डिंग वॉल्यूम है, वो भी कम हो रहा है। और जब ये कम हो जाता है, तो ऊपर ये अपना एक प्रिंट छोड़ती है। दिस इज़ कॉल्ड ए विक प्रिंट, जिसे हम लोग फुट प्रिंट भी कहते हैं। आसान भाषा में विक, ओके? असली फुटप्रिंट ये होता है। ये नीचे भी हो सकता है, ये ऊपर भी हो सकता है। ये जितना बड़ा होगा, उतना ज़्यादा उसके पास वापस जाएँगे। ध्यान से सुनो, रिवर्स। तो अब ये जैसे ऊपर जाके क्लोज़ हुआ है, 5 मिनट हो गए, तो ये ग्रीन कलर की कैंडल आएगी। आप अपने चार्ट का कलर कैसा भी कर सकते हो, बट डिफ़ॉल्ट में ग्रीन अगर यूज़ करोगे, तो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है? तो अब ये जो फुटप्रिंट है, ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग है, आई थिंक।
जैसे ही नीचे आया तो जो आपका होल्डिंग वॉल्यूम है ये कम हो गया। अब इसको आप होल्डिंग नहीं बोलोगे, जैसे कैंडल क्लोज, दिस इज कॉल्ड होल्डेड वॉल्यूम। ठीक है, अब ये होल्ड हो चुका है। अब यहाँ पर मार्केट में एक चीज समझ में आती है कि यार ये कैंडल कैसी हो गई है, पहले एकदम से उठी फिर छोटी हो गई, अब हम क्या करें। ठीक है, तो ऐसी कैंडल्स को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड। दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड कैंडल। और अभी जो ये कैंडल बनी हुई है ग्रीन कलर की, इसे हम लोग इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। आप इसे इन्वर्टेड कैंडल बोलो बस, हैमर की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज आगे जाके कलर आपके लिए कोई मैटर नहीं करेंगे, शेप मैटर करेगी। तो इस पर्टिकुलर कैंडल का मतलब है कि इसका जो होल्डिंग वॉल्यूम है वो कम हुआ है। अगर वो कम हुआ है तो इसका मतलब उसके ज्यादा फुटप्रिंट्स है, उसकी ज्यादा बड़ी विक है। तो मार्केट दोबारा से इसके विक को फिल करने के लिए आती है, अपने बचे हुए होल्डिंग वॉल्यूम को लेने आती है। लेकिन वो कब आएगी ये किसी को नहीं पता। ठीक है, वो किसी को नहीं पता। तो हम लोग उसके लिए थोड़ी बहुत और एक्स्ट्रा कैंडल का यूज़ करते हैं, या फिर इसकी जगह को यूज़ करते हैं, या फिर टाइमिंग को यूज़ करते हैं कि वो अगला वॉल्यूम फिल करने कब आएगी। ये जो बचा हुआ, अब यहाँ कहानी विक की नहीं है, यहाँ कहानी अपने होल्डिंग वॉल्यूम को वापस लाने की है। तो यहाँ पर थर्ड तरीका जो है वो यूज़ हो रहा है। ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को फिल करने के लिए मार्केट आ रही है, तो यहाँ नीड है वॉल्यूम की। ये वाला एरिया यूज़ हो रहा है। तो ये वाला एरिया यूज़ होगा तो वो किस टाइम पे आ सकती है, किस प्राइस पे आ सकती है, ये मैटर करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे टाइम पे है जिसमें कोई ऐसी न्यूज़ है जिससे हमें लगता है कि ये ऊपर जा सकती है, इट मीन्स टाइम के बेसिस पे एनालिसिस किया जा सकता है। जैसे न्यूज़ आना, सीपीआई आना, पीपीआई आना, ठीक है, स्पीकर इवेंट्स आना, ब्रोकरेज आना, मतलब ब्रोकर ओपनिंग्स आना, क्लोजिंग्स आना, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का एक समय पे अलाइन करना। प्राइस कब आता है? प्राइस अलग है। प्राइस आता है जब स्ट्रक्चर बनता है, इसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो जब स्ट्रक्चर समझ नहीं आता, देन वी रिलाई ऑन टाइमिंग। जब टाइमिंग नहीं होती, देन वी रिलाई ऑन स्ट्रक्चर। इस तरीके से एनालिसिस चलते हैं। ऐसे ही मैंने रेंज एनालिसिस और स्ट्रक्चर एनालिसिस क्रिएट किया था। इन दोनों का मतलब ये है। ठीक है, तो जैसे अब बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई हम रेंज कब यूज करेंगे, प्राइस एक्शन या स्ट्रक्चरल एनालिसिस कब यूज करेंगे, रिपीटेशन कब यूज करेंगे। ऐसे यूज करेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ये इन्वर्टेड कैंडल। एक बार सभी लोग मुझे बता दो यार, क्योंकि थोड़े से मुश्किल टॉपिक हैं। डीप में मैं थोड़ा सा जा चुका हूँ, मतलब इससे डीप में भी है, बट इतना डीप बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है? तो अब मुझे बताओ कि मार्केट में अगली जो कैंडल है उसका एनालिसिस किस पर्टिकुलर चीज से होगा। समझ आ गया ना किससे होगा? टाइम से होगा। तो ऐसे ऐसे कुछ एनालिसिस होते हैं जो यूज किया। अब ये ऐसा नहीं है कि ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करेंगे हम लोग। इसके भी मल्टीपल टाइम फ्रेम्स होते हैं कि भाई ऐसा होने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज किया जाए। वही टाइम का एनालिसिस है और कुछ नहीं है इसमें, स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है। टाइम का एनालिसिस है। प्राइजेस का तो कोई मतलब ही नहीं है, मैं अभी बता दूं आपको। सारा खेल टाइमिंग का और वॉल्यूम का होता है। ठीक है, टाइमिंग का और वॉल्यूम का होता है, प्राइस का कोई मतलब नहीं। अच्छे फसल को कीड़े ही खाते हैं, जैसे कहते हैं ना। वही सेम चीज है यहाँ भी। सो इस तरीके से हमारे पास तब होता है जब हमारे पास, जैसे मान लीजिए कि ओपनिंग होती है। ओपनिंग होते ही मार्केट में एकदम से सेलिंग आती है, और सेलिंग आते ही नीचे जाती है, फिर वो दोबारा से ऊपर आ जाती है। दिस इज हाउ वी क्रिएट ए नॉर्मल हैमर टाइप स्ट्रक्चर। तो जैसे हम लोग हैमर टाइप स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें कलर आपका रेड ग्रीन दोनों, देखो ये मैं दोनों कलर बताया था आपको, ये रहे कि ये
रेड भी हो सकता है, ठीक है, और ये आपका ग्रीन भी हो सकता है। सेम ये आपका रेड भी हो सकता है, ये आपका ग्रीन भी हो सकता है। स्ट्रक्चर से इतना मतलब कलर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मानो अभी फिलहाल के लिए। बेशक ग्रीन ऊपर जाता है, रेड अंदर ही रहता है, बट इससे कोई इतना फर्क नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर भी होल्डिंग वॉल्यूम आपका ये है, ये होल्डिंग वॉल्यूम है, ये आपका फुटप्रिंट है यानी कि विक है। ओके, देखो अब होता क्या है ना कि हर तीनों कॉन्सेप्ट में कैंडल को अलग अलग नाम दिए गए। तीनों कॉन्सेप्ट में कैंडल को अलग अलग नाम दिए गए। जैसे मैं वॉल्यूम की बात करूंगा तो उसमें फुटप्रिंट बोलते हैं विक को। प्राइस की बात करूंगा तो उसमें फुटप्रिंट को बोलते हैं विक। टाइम की अगर हम बात करें तो इसमें फेक फेक मूव कहते हैं कि इस समय पे फेक मूव आया था, इस तरीके से जैसे हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं। तो यहाँ एक वर्ड है जो यूज करेंगे हम लोग, दिस इज कॉल्ड ए लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी वे नहीं होता, लिक्विडिटी ये होता है, दिस इज कॉल्ड दी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बस एक पॉइंट होता है जहां तक मार्केट आती है एंड देन वापस चली जाती है। तो वो एरिया है जिसके जरिए होल्डिंग वॉल्यूम से उस लिक्विडिटी को फिल किया जाता है। ठीक है, सो ऐसी कई सारी कैंडल की शेप बनती हैं। तो आप उसमें से कोई भी शेप ले सकते हो। ये एक कैंडल है, इसी तरह कैंडल से मिलके कई सारी शेप बनती है एंड देन उनके रिपीटेशन को हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे ये हैमर बन गया, इसी तरीके से कई सारी कैंडल होती है। लाइक फुल बॉडी की भी कैंडल्स यहाँ पर बनाई जाती है। जैसे अगर मैं आपको बनाऊँ तो इस तरीके से ये फुल बॉडी कैंडल होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जिनके अंदर बॉडी नहीं होती, वो वीक होती हैं, ऐसे बन जाती हैं। कोई कैंडल ऐसे बन जाती है, कोई कैंडल ऐसे बन जाती है। ठीक है, तो कोई कैंडल ऊपर नीचे से दोनों सेम होती है, ऐसे बन जाती है। तो इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। दीज आर जस्ट, अब आपको समझ में आ गया कि कुछ हैं जिनमें वॉल्यूम्स होते हैं, कुछ हैं जिनमें वॉल्यूम नहीं होते। जितना बड़ा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा होल्डिंग पावर रहेगी मार्केट के पास। और जितना वॉल्यूम खत्म हो जाएगा उतना ज़्यादा वो इंडिपेंडेंट ना होके उसे अब किसी अगली कैंडल के ऊपर डिपेंडेंसी लानी पड़ती है। यानी कि वो अकेले काम नहीं कर सकती। और कैंडल कभी भी अकेले काम नहीं करती है। बहुत कम केस होते हैं जिसमें कैंडल अकेले काम करे, बट मोस्टली वो किसी ना किसी नेक्स्ट कैंडल की उसे ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ऐसे केस में हम लोग यूज़ करते हैं 2 CP मॉड्यूल। वो पर्टिकुलर कुछ चीज़ों के लिए होती है। 1 CP के बाद वी हैव द नेक्स्ट 2 CP कैंडल्स। ओके, यार ये ना थोड़ा मोटा हो गया है, इतना मोटा मैं नहीं हूँ। सो दिस इज द 2 CP मॉड्यूल। किस तरीके से ये यूज़ होता है? यहाँ पर वो कैंडल्स आती हैं जो बेसहारा होती हैं, जिनको अपना, ठीक है, मूव अकेले नहीं लाया जाता। वो ज़्यादातर ऐसी होती हैं जिनमें विक नहीं होती या फिर जो ऊपर नीचे से सेम होती हैं। ऐसी कैंडल में हमें दूसरी कैंडल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ध्यान देना, जिसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी दैट इज़, ये नए तरीके से बता रहा हूँ, पुराना भूल जाओ। ना कोई एनगल्फिंग, नथिंग। सो वी हैव दिस टाइप ऑफ कैंडल जिनमें ऊपर और नीचे की विक लगभग लगभग बराबर होती है। तो या तो हमें इसमें नीचे कैंडल चाहिए होती है या फिर हमें इसमें ऊपर कैंडल चाहिए होती है। एंड दिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट पैटर्न, इसलिए तो मैं 1% बोल रहा हूँ इन सबको। नेक्स्ट होती है इसी तरीके से कि अगर यहाँ पर आपकी विक बन जाए ऐसी एंड देन लगभग लगभग ऐसी हो, तो ऐसे केस में भी यू विल नीड एक्स्ट्रा कैंडल। या तो वो ऐसी हो सकती है अगर ये बेरिश है, या फिर वो ऐसी हो सकती है। ठीक है, दोनों मैंने अटैच कर दिया, तो आप दोनों में से कोई भी एक कैंडल ले सकते हो। ठीक है, समझ आया? दैट इज द मेन। सो इन दोनों कैंडल्स में हमें, इन दोनों पैटर्न्स में हमें नेक्स्ट कैंडल चाहिए होती है, नहीं तो हमें पता नहीं लगेगा कि उसको कैसे यूज़ करें। इन कैंडल में ये इंडिपेंडेंट वर्क करती है, इनके साथ एनगल्फिंग की कोई ज़रूरत नहीं है।
जो मैं स्ट्रेटजी आगे बताऊंगा उनमें ये यूज़ होगी, ठीक है, कि इसलिए ये जो दोनों पैटर्न है, जस्ट रिमेंबर दिस। इसलिए मैं इनके कैंडल्स की बॉडी और शेप के अंदर ज़्यादा मैं घुसूंगा नहीं, क्योंकि कभी कभी ये बन जाए तो वो ना बने तो मूव छूट जाता है, इसलिए बता रहा हूँ कि ये अगर ऐसी कैंडल है तो यहाँ हमें इनके कॉम्बिनेशन यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम इन दोनों कैंडल्स को इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकते हैं, या तो ये नीचे अपोजिट कोई भी कलर, या तो ऊपर या अपोजिट कोई भी, या हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके यार, थोड़ा मॉडरेटर एक बार चैट्स को देख लोगे, ठीक है। ये देखो कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं। हम्म, इसमें फेक नहीं होता क्या? और ज़्यादा डीप में बताओ, कैंडल पैटर्न चाहिए, ये सब बता दिए हो। अरे भाई, आपके अलावा यहाँ पर 2000 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा ये सोचो कि आई एम लर्निंग विद ऑल ऑफ द पीपल, थोड़ा सा। मैं डेली हैमर यूज़ कर रहा हूँ पिछले 8 साल से। मैं तो कभी नहीं कहता हैमर से कि यार कुछ और बन के आ मेरे सामने, मैं नहीं यूज़ करूँगा अब तेरे को, ठीक है। कल को हैंगिंग मैन बन के आई हो तभी यूज़ करूँगा मैं, या कल को मारू वजू बन के आई हो तभी यूज़ करूँगा मैं। ऐसे ऐसे मैं रिएक्ट करने लग जाऊँगा सबके साथ। हम्म? तो जस्ट रिपीटेशन इज बोरिंग, बट वो होता है, काम करता है। ओके, इसी तरीके से आपके बाकी के जो पैटर्न्स है वो काम करते हैं, बट अभी मैं बता रहा हूँ दिस एंड दिस इज 1%। बाकी इस पूरे टॉपिक में से आपकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब चार्ट यूज़ करोगे, बट फॉर नॉलेज मैंने आपको सब कुछ बता दिया। इग्नोर एवरी कैंडल जो ऐसी नहीं है आपके की लेवल पर। अब मैंने एक नया वर्ड यहाँ यूज़ किया है नए लोगों के लिए, ठीक है। सो यू विल जस्ट थिंक कि की लेवल पर। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जस्ट एग्जांपल देखोगे, दिखाता हूँ। वी आर ऑन द चार्ट एंड चलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, मैं आपको एक की लेवल यहाँ बना के दिखाता हूँ, उस पर हम लोग ऐसी ही कैंडल यूज़ करेंगे, ठीक है। सो जस्ट सी, ये मान लीजिए मैंने ये हाई ये लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, या फिर ये मान लीजिए मैंने अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसी कैंडल कहाँ दिख रही है? जस्ट सी दिस, दिस, नथिंग, और कुछ नहीं दिख रहा। मूव क्या आ रहा है? ये मैंने बस एक की लेवल बनाया, तो की लेवल पे हमें क्या देखना, अभी ऊपर है तो हम लोग, ठीक है, तो बेरिश पैटर्न देखेंगे। अभी मैं बताऊंगा बेरिश बुलिश का क्या मतलब है, और कोई भी पैटर्न बुलिश भी हो सकता है, बेरिश भी हो सकता है, ठीक है। सिंगल कैंडल, कोई एनगल्फिंग नहीं। अब जो मैं बताऊंगा उसमें एनगल्फिंग का कोई मैटर ही नहीं है, खत्म। सेकंड कैंडल की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एनगल्फिंग ली, आधा मूव हाथ से चला गया, ठीक है। तो फॉर दिस एंड नाउ द टारगेट, लाइक ये आया एंड जैसे मैंने यूज़ किया है यहाँ से यहाँ तक का, देखो यहाँ तक मार्केट आई हुई है, यहीं से ऊपर गई है। सो वी हैव दिस, एक ये शॉर्ट है जो थोड़ा सा पैटर्न मार्केट ने दिया, एंड देन एक ये शॉर्ट है लाइक दिस। सो यू कैन सी, तो जो ह्यूज रेशियोज हैं ये जनरली इससे नहीं। अब इसमें पीछे 11 रेशियो है, अगर इसमें 5 भी लॉस हो जाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम चीज़ यहाँ है, यहाँ हमें चाहिए पॉजिटिव पैटर्न की हैमर जैसी कैंडल। या हैमर जैसी कैंडल कहाँ है? यू कैन सी द लोएस्ट पार्ट, वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन द की लेवल, ठीक है। जैसे हम की लेवल पे फोकस करेंगे देन वी हैव दिस मल्टीपल कैंडल्स हैं, तो इट्स ओके, वी विल यूज लाइक दिस
यहाँ क्लोजिंग होती है, यहाँ तक का लो 1:2, 1:2। अभी मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ, बड़ा भी है, अभी बड़ा रेशियो भी देखेंगे बाकी कितना बड़ा है। एंड यू कैन सी द हैमर हियर ऑल्सो, हैमर लाइक स्ट्रक्चर। अब यहाँ काफ़ी सारी है तो मैं सब पे फोकस नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ चलो इसको हम लोग फेल कर देते हैं, ठीक है। मल्टीपल कैंडल्स हैं और उसके बाद ये फेल होते हैं, देन यहाँ पर बना है एक, ये फेल है, देन ये फेल है, देन ये फेल, नहीं ये नहीं है फेल, सॉरी, क्योंकि ये उसके जैसे दिखती नहीं है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो हाउ यू विल दिस टू कैंडल कॉम्बिनेशन, तो कई सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है कि अ, अब ये इतना सारा ज़ोन बन गया, ठीक है, तो इसमें कई सारी कैंडल्स आ गई हैं। तो ऐसे केस में हम लोग कैसे टाइम फ्रेम को बड़ा करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस जगह पर टाइम फ्रेम में बड़ा करना पड़ेगा। बट अगर छोटे-छोटे मूव्स देखे जाएँ, छोटे टाइम फ्रेम्स के लिए, तो उस केस में हमें जनरली बढ़ाना पड़ता है। ठीक है। बट यहाँ छोटे-छोटे मूव मिल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसके अंदर क्या है कि मैंने सिंपल आपको जस्ट रिपिटेशन लगाया है, इसके अंदर और भी चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे सही कैंडल निकल के आती है। ऐसे बीच में से कुछ भी यूज़ नहीं कर मैं बस आपको ये दिखा रहा हूँ कि जैसे की लेवल है, की लेवल हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। कभी-कभी हर बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कभी-कभी ऐसे कंसोलिडेशन भी मिलेगा, तो उसमें क्या है कि कई बार मल्टीपल एसएल भी होते हैं, बट इट्स ओके। वी नीड सम की लेवल फॉर दिस, ओके। सो ये है कि हमें सिंगल एक कैंडल ढूँढनी है। जैसे अगर मैं यहाँ लेके जाऊँ आपको, तो यहाँ टॉप पे अगर आप देखोगे, ये देखो इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड कैंडल, इन्वर्टेड कैंडल्स, इन्वर्टेड कैंडल्स, एवरीथिंग इज़ इन्वर्टेड हियर, एवरीथिंग इज़ इन्वर्टेड हियर। यू कैन सी द इन्वर्टेड, एवरीथिंग इज़ इन्वर्टेड, ठीक है, डायरेक्शन। तो अभी मैं आपको जस्ट इन्वर्टेड कैंडल्स दिखा रहा हूँ, वो डाउन साइड में आ रही है, तो ऊपर से साइड प्रेशर आया तो हम लोग डाउन साइड में चलते हैं। जस्ट सिंगल कैंडल। अब अगर मान लो आप यूज़ कर रहे हो, भाई मैं डोजी यूज़ कर रहा हूँ, तो वो एक तो रेयर है। यू विल नीड ए सेकंड कैंडल। सिंगल इसके बेसिस पे नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सेकंड कैंडल के बेसिस पे चलेगी, देन इट विल गो डाउन। लेकिन ये हर बार नहीं होगा, कभी-कभी फेल भी करेगी। बट द मेन थिंग इज़, मैंने आपको पहले बताया, तो इन्वर्टेड या ए हैमर लाइक स्ट्रक्चर, इन दोनों कैंडल्स पे अगर हमें फोकस करना है। तो आज का ऐसा टॉपिक इतना ही है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोगों से इन दोनों कैंडल्स को 1000 बार इसे देखो बने हुए चार्ट पे, 1000 बार इसे देखो बने हुए चार्ट पे, ठीक है? 1000 बार इसको देखो बने हुए चार्ट पे, 1000 बार इसको देखो बने हुए चार्ट, ठीक है? जो मैंने टॉपिक नहीं बताया उसके बारे में मत पूछो। जब आगे बताऊँगा तो यू विल, ठीक है? तो रीज़न मत पूछो अभी किसी भी चीज़ का, ये क्यों है, ठीक है? क्योंकि आपको नहीं पता आप किस डे के टॉपिक का सवाल पूछ रहे हो, आपको ये नहीं पता। इसलिए सोचो कि जो मैं बता रहा हूँ उस पे फ़ोकस करो, ज़्यादा अच्छा है। अभी आप कुछ भी सवाल पूछोगे, आपको नहीं पता, आप सवाल मेरे हिसाब से डे 47 का पूछ रहे हो, डे 70 का पूछ रहे हो, आपको वो आज जानना है। पहले डे 46 तो जान लो, डे 47 तो तभी आएगा, और अभी तो डे 2 चल रहा है, ओके? तो बी पेशेंट, एवरीथिंग। अब ये की लेवल क्या है, इसलिए मैं वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है सिम कर दूँगा तो व्हाट इज़ की लेवल? कहाँ है की लेवल? कौन-सा की लेवल? सही है की लेवल? फिर बस शुरू हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए मैं कुछ चीज़ें यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ओके? तो दिस इज़ योर होमवर्क, यू कैन से। एंड आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, आपके पास टाइम 24 घंटे का है, क्योंकि अब से 24 घंटे बाद फिर स्ट्रीम शुरू हो जाएगी, नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो अगर कर लोगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है? वैसे तो इसका जो यूज़ है हम लोग कुछ टाइम बाद करेंगे, तो तब तक तो आपके पास बहुत टाइम है, ऐसा नहीं 24 घंटे, तो मैं ऐसे कह रहा हूँ 1 हफ्ते का टाइम है। यू कैन जस्ट फाइंड आउट दीज़ ऑन बना हुआ चार्ट, ठीक है? समझ आया? एंड बाकी काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि अ ऑनलाइन क्लासेस का मतलब प्राइवेट में तो आप भी सीख सकते हो, मैंने ओपन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। तो जिनको पहले से कम टाइम में सीखना है, जैसे मैं ये 100 डेज़ तो हर कोई नहीं कर पाएगा, तो जिसको 11 दिनों में सीखना है ओनली, एंड एक प्राइवेट डिस्कशन आप बात कर सकते हो मेरे से, जो भी आपको प्रॉब्लम है, 1 दिन, ठीक है? मतलब ग्रुप डिस्कशन होता है वो, तो सारे लोग उसमें एक सवाल एक क्रिएट करते हैं, देन आप पूछ सकते हैं। तो उसके लिए भी मैंने शुरू कर दिया, तो ऑनलाइन क्लास के लिए आप बोल रहे थे काफ़ी टाइम से।
मैंने बीच में बंद किया था इस महीने के लिए, ठीक है? बट काफ़ी नीड है तो इस वजह से मैंने शुरू किया है। तो 100 दिन को 11 दिन में कन्वर्ट अगर करना है देन यू कैन जॉइन इट, ओके? सप्लाई कर सकते हो आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है लिंक, वहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएँगी, ओके? ग्रे ज़ोन वगैरह मैं आपको बताऊँगा उसके हम देखो मैंने क्या बोला, मैं जो भी बता रहा हूँ उसके पीछे एक रीज़न है और जो नहीं बता रहा हूँ उसके पीछे भी रीज़न है, ठीक है? मैं उनकी तरह नहीं हूँ जो बिना बाल-वाल ठीक करे या बिना ऐसे धोए आ जाते हैं ना स्ट्रीम पे, उनका काम भी ऐसे होता है, उनका लुक भी ऐसे ही होता है। मैं हर चीज़ मेंटेन रखता हूँ, एवरीथिंग, सिंगल टू सिंगल पॉइंट में मेंटेन करके रखता हूँ। सो आज के लिए इतना ही गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आया होगा। इसके रिलेटेड कोई भी आपको अगर सवाल है, मेनली मुझे पता है वॉल्यूम और होल्डिंग वॉल्यूम के अंदर होंगे, कैंडल की शेप्स के अंदर होंगे। सो प्लीज़ एक बार आप लोग कमेंट कर देना लाइव स्ट्रीम के कमेंट सेक्शन पे या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज वहाँ भेज सकते हो। मैं एक बार वहाँ से चेक करके जनरली वो बेस्ट क्वेश्चन निकाल के और फिर उनको टॉपिक में कन्वर्ट करके आप लोगों को देखो हर किसी के सवाल के आंसर देना बहुत मुश्किल है। सो प्लीज़ ऐसे बी पेशेंट रहा करो। मेरे पास डेली हज़ारों ईमेल आते हैं तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगा यार। लेकिन मैं सबको कंबाइन करके एक टॉपिक के रूप में आंसर आप लोगों को दे सकता हूँ लाइव स्ट्रीम पे। सो कल आप लोगों की लाइव स्ट्रीम होगी एंड देन उसके अंदर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक आपका बताऊँगा जो कि आपके टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और यहाँ भी टेलीग्राम की लिंक है, तो जिन्होंने जॉइन करना है आप अपडेट्स के लिए जॉइन कर सकते हो। ठीक है? यो तो आपका डे 2 कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट स्ट्रीम पे। तब तक के लिए गुड नाइट।